हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक टॉपिक के ऊपर, और वो होम्योपैथिक टॉपिक रिलेटेड विथ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसको एक बेसिक पिलर कहा जाता है, और जहाँ से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मिलते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकें। एक मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कैसे इस बुक को हम स्टडी करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एफोरिज्म 44 एंड एफोरिज्म 45, और इससे रिलेटेड कुछ एफोरिज्म जो वहाँ पे आएंगे उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जिस बुक को रेफ़र करने वाला हूँ वो है पहली बुक आरिडजन, जो कि टेक्स्ट बुक है और सबसे इम्पोर्टेंट बुक कह सकते हैं। और जो सेकंड बुक है वो शिव नारायण गांगुली की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ये भी एक काफ़ी बेस्ट बुक है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ईजी एक्सप्लेनेशन है एफोरिज्म्स के। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लास्ट में उसका कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, जिससे आपको एफोरिज्म समझने में काफ़ी थोड़ा आसानी हो जाती है। और थर्ड जो मैं रेफ़र करने वाला हूँ अपने नोट्स बनाने इसलिए भी आवश्यक हैं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक का आपको हो सके, और आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं वो आपके नोट्स बनाने के जो प्रोसेस है उससे ही आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। टॉपिक को समझना, उसको अपने अनुसार लिखना, अपने अनुसार एक्सप्रेस करना ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा बुक है, ये एक ऐसी ग्रंथ बोल सकते हैं जिसको आप याद नहीं कर सकते, बट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 44 एफोरिज्म। 44 एफोरिज्म का सबसे, अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे ये एफोरिज्म कहना क्या चाहता है, तो ये आपको मिल जाएगा शिव नारायण गांगुली जी से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ टू सिमिलर डिजीज, यानी कि बॉडी में जब भी दो समान शक्ति यानी कि सिमिलर डिजीज अगर मिलती है तो क्या होता है। तो इसका जो पहला ही लाइन में काफ़ी उसको क्लियर कर दिया गया है कि जब भी बॉडी में दो सिमिलर डिजीज मिलेगी, टू सिमिलर डिजीज टू ईच अदर कैन नाइदर रिपेल वन इन अदर, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया या दूसरा जो है पहले के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, ये रिपेल नहीं करता, ये तुरंत वहाँ पे एक्सटिंग्विश कर देता है, उस बीमारी को ही नष्ट कर देता है। बट ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती है कहाँ पे, जब हम 36, 38 एंड 40 एफोरिज्म को पढ़ते हैं। तो 36 का ही जो पहला लाइन है, जब हम डिसिमिलर डिजीज़ की चर्चा करते हैं, इफ़ द टू डिसिमिलर डिजीज मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, अगर वो इक्वल स्ट्रेंथ के साथ डिसिमिलर डिजीज अगर बॉडी में मीट करता है, मिलता है, और स्टिल मोर इफ़ द ओल्डर वन बी द स्ट्रॉन्गर, अगर दो डिसिमिलर डिजीज अगर बॉडी में मिलती है, अगर पुराना वाला जो जिस प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है अगर वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर नेचर का है, तो वो नए को अपने बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट को आने नहीं देगा, उसको वो रिपेल कर देगा। कुछ यहाँ पे बेसिक एग्जांपल बताए गए हैं जो हैनीमैन के टाइम में जो काफ़ी प्रिवेलेंट है, वैसे एग्जांपल को यहाँ कोरिलेट किया गया है। जैसे कि एक पेशेंट को काफ़ी क्रोनिक इलनेस है, सीवियर क्रोनिक इलनेस कोई भी हो सकता है, उससे अगर वो सफ़र कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को ना ही ऑटोमिनल डिसेंट्री की प्रॉब्लम होगी और ना ही कोई इपिडेमिक डिजीज़ उसको अफेक्ट कर पाएगा, अगर सीवियर क्रोनिक डिजीज़ से वो पहले से सफ़र कर रहा है तो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। दूसरा यहाँ पे जिक्र है प्लेग एंड स्कर्वी का। स्कर्वी अगर प्रिवेलेंट है तो वो प्लेग जैसी प्रॉब्लम को बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट को आने नहीं देगा। और अगर पेशेंट को अगर एक्जिमा है, एक्जिमा से वो अगर सफ़र कर रहा है तो वो भी इससे अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि जहाँ भी क्रोनिक इलनेस है, ओल्डर अगर स्ट्रॉन्गर है, देन वो नए वाले को बॉडी में आने नहीं देगा। अब हम बात करते हैं 38 एफोरिज्म। 38 एफोरिज्म में कहा गया है कि न्यू डिसिमिलर डिजीज इज़ द स्ट्रॉन्गर,
यानी कि जो नया डिजीज बॉडी में एंटर हुआ है वो स्ट्रॉन्गर नेचर का है, वो मजबूत है। वो क्या करता है, ओल्ड वाले को, जो जिस प्रॉब्लम से पेशेंट पहले से सफ़र कर रहा है डिसिमिलर डिजीज़ को, उसको वो रिपेल कर देता है। उसको कुछ समय के लिए उसके इफेक्ट को वो वहाँ पे सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं कि अगर दो बच्चे अगर अफेक्टेड हैं किससे, इपिलेप्सी से, दो बच्चों को इपिलेप्सी है, वो रिमेन फ्री फ्रॉम इपिलेप्टिक अटैक आफ्टर द इन्फेक्शन विथ रिंग वर्म। यानी कि उनको इपिलेप्सी थी और उनको रिंग वर्म का अटैक आया, तो उनका जो इपिलेप्टिक का प्रॉब्लम था, इपिलेप्टिक अटैक का जो प्रॉब्लम था, वो कुछ समय के लिए वो उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे हैं कि जिन बच्चों को CSOM क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम थी, उनको रिंग वर्म हुआ और रिंग वर्म लगभग 1 साल तक रहा। 1 साल तक उनके ईयर डिस्चार्ज बंद रहे और जैसे ही रिंग वर्म ख़त्म हुआ, उनके ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। तो ऐसा ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ मेडिसिन भी अपने होम्योपैथी में मिलती है, जैसे कि एब्रोटेनम है, एलोज है और लैकेसिस है, उसके अलावा आपको सोनिनम है। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन जिसमें आपको इस तरह की अल्टरनेटिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम का इफेक्ट ख़त्म हुआ, दूसरा रीअपीयर हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ तो पहला रीअपीयर हुआ। इस तरह के आपको कंडीशन होम्योपैथिक मेडिसिन में भी देखने को मिलते हैं। जब बात आती है 40 एफरिज्म की, 40 में जिक्र है और द न्यू डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी नई प्रॉब्लम उसके बॉडी पे आई थी, उसने उसके ऑर्गेनिज्म पे एक्ट किया। एट लेंथ ज्वाइंड ओल्ड वन डैट इज डिसिमिलर टू इट। अब क्या हुआ कि जो नई प्रॉब्लम आई थी उसने पुरानी प्रॉब्लम से मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। तुम भी यहाँ पे बैठ के खाओ, मैं भी यहाँ पे बैठ के खाता हूँ, और अपने अपने एक पार्टिकुलर ऑर्गन को पकड़ के ये दोनों बैठ जाते हैं बॉडी में। यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कॉम्प्लेक्स डिजीज, यानी कि दो डिसिमिलर डिजीज अपने अपने स्थान को पकड़ के बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स को प्रभावित करती है और वो अपना लाइफ उसको सर्वाइव करती है। अगर उसको ठीक नहीं किया जाए तो वो उम्र भर, यानी कि मरते दम तक पेशेंट की शरीर में वो कंटिन्यू करती है। तो ये थे 36, 38 एंड 40। इसमें अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, उसका मैं ज़रूर स्वागत करूँगा। अब हमने समझ लिया 44 को, यानी कि 44 में वही बात थी कि अगर समान शक्ति की अगर डिजीज बॉडी में मिलती है तो उसका नष्ट होना ही है। जैसे कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक को हार के उस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ वैसी ही कहानी अपने इस 44 एफरिज्म की है। अब बात आती है 45 में। 45 का जो मेन जो अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मीटिंग ऑफ 2 सिमिलर डिजीज, यानी कि रिजल्ट क्या होगा, क्या आउटकम होगा जब भी 2 समान शक्ति बॉडी में मिलेगी। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपने एक एफरिज्म को पढ़ा होगा 26, यानी कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। जब भी 2 समान शक्ति बॉडी में मिलती है तो जो वीकर होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, नष्ट हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्गर वन, और उसका जो काइंड जो होता है वो डिफरेंट रहता है बट मैनिफेस्टेशन वो सेम रहता है। इससे रिलेटेड मैं हमेशा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि एक अंधेरा रूम था, उसमें आपने एक कैंडल जलाया और कैंडल जलाने के बाद उसका जो प्रकाश था वो चारों तरफ फैल रहा था। अचानक आपने विंडो ओपन कर दिया तो देखिए आप यहाँ पे दोनों काइंड डिफर है, यानी कि वो सूर्य है उसका प्रकाश है, ये कैंडल है इसका प्रकाश है। ये कैंडल है वो सूर्य है, दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम है बट काइंड डिफर है। दोनों का काम है प्रकाश देना, बट सूर्य के प्रकाश के सामने कैंडल का प्रकाश काफ़ी ज़्यादा धीमा हो जाता है, वो समझ में नहीं आता। इसी से रिलेटेड एक और काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है। किसी को अचानक फ़ोन आया कि इस शहर में इस जगह पे आग लग गई है, और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, वो काफ़ी दुखी होता है उस बात को सुन के। थोड़ी देर बाद जब कॉल आता है कि तुम्हारे घर में ही आग लग गई है, तो सोच सकते हैं कि एक जो शहर की बात, जो अपने घर की बात आती है, यानी कि एक सौरों दूसरे सौरों को कैसे यहाँ पे एक्सटिंग्विश नष्ट कर दे रहा है। तो इस तरह के सिमिलर इफेक्ट से बहुत सारे एग्जाम्पल, जब आप 26 के फुटनोट को पढ़ेंगे वहाँ इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल को कोरिलेट किया गया है। एक सेपरेट वीडियो में मैं उसके भी फुटनोट को जिक्र करूँगा। तो जब इसके हम लाइन को पढ़ते हैं 45 एफरिज्म के, 2 डिजीज
डिफरिंग इट इज़ ट्रू, यानी कि दो बीमारी जो है डिफर है, ये बात सही है। इन इट्स काइंड, उसके काइंड में, जैसे कि कैंडल एंड सूर्य, बट वेरी सिमिलर इन देयर फेनोमेना एंड इफेक्ट, यानी लेकिन उसके फेनोमेना में और उसके इफेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। एंड इन द सफरिंग एंड सिम्टम दे सेवियरली प्रोड्यूस, या जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिमिलर हैं। तो ये करेगा क्या, इनवेरिएबली एनिहिलेट वन अनदर व्हेन एवर दे मीट टुगेदर इन द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के फेनोमेना जब भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होंगे तो वो उसको वहाँ पे एनिहिलेट कर देगा, वो उसको नष्ट करके बॉडी से हटा देगा। क्योंकि जब भी हम एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू केस टेकिंग करते हैं, फिर टोटालिटी बनाते हैं, उसका रिपर्ट्रेशन करते हैं अगर नीड है तो, और एक सिमिलर मेडिसिन चुन के उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट को हम देते हैं। वो मेडिसिन बॉडी में जाती है और वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ की वाइटलिटी डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी एक्शन है वो वाइटल फोर्स पे ही होता है, जिस ऑर्गेनिज्म की वाइटलिटी डिस्टर्ब है वहाँ पे जाके वो एक्ट करती है और वहाँ पे एक सिमिलर स्ट्रॉन्गर डिजीज वहाँ पे फॉर्म करती है, जो कि इस वीकर को नष्ट कर देता है, उसको वहाँ पे समाप्त कर देता है। क्योंकि वीकर भी जो है एक डायनेमिक नॉक्सियस एक एजेंट है, यानी कि एक डायनेमिक एनर्जी है जो हमारे बॉडी को वो डिस्टर्ब कर रही है, ना कि वो कोई एक मटेरियल सबस्ट्रेटम है, कोई एक मटेरियल वो कोई लेयर नहीं है, वो एक डायनेमिक एजेंट है। तो उस डायनेमिक एजेंट को जब हमारी मेडिसिन जाती है डायनेमिक फॉर्म में तो उसको वहाँ पे वो एनिहिलेट करती है, वो एक्सटिंग्विश कर देती है। और देन फर्दर जो हमारा जो मेडिसिन का जो डिजीज़ वहाँ पे फॉर्म हुआ, यानी कि जो हमने आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन डेवलप कराया है, वो भी एक समय के बाद बॉडी का साथ वो छोड़ देती है, बॉडी से हट जाती है, क्योंकि हमारा जो डोज होता है काफ़ी माइन्यूट होता है। रिपीटेशन हम पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम उस अकॉर्डिंग करते हैं। वो जो फर्दर जो डायनेमिक नॉक्सियस एजेंट था वो भी अपना इफेक्ट दिखाना सीज कर देता है, यानी कि उसका इफेक्ट बॉडी पे आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक स्ट्रॉन्गर डिजीज़ के द्वारा नष्ट कर दिया है। कुछ इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आपको 45 में मिलेगा। 45 को री राइट किया गया था 6th एडिशन में, जहाँ पे एक आपको चेंजेस दिखेंगे कि पहले में आपको मॉर्फिक पावर की बात है और सेकंड में उसको मॉर्फिक पोटेंसी की बात की गई थी। ये पॉइंट आप इसको काफ़ी खास ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ जो चेंजेज हैं कभी कभी हमारे वाइवा में या एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसमें किसी तरह का, मैं जैसे पहले ही बोला कि अगर ऐडअप करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।